हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है जो आप हमारे एक्जिया आईएएस एकेडमी से एडमिशन के ज़रिए जुड़ना चाहता है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एडमिशन डेस्क में, जिसका नंबर है 6002417488। तो बाकी जो कोर्स का आपका हाईलाइट है उसको इसमें मेंशन किया गया है। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो भी आप कोर्स डिज़ाइन है वो बेस्ड ऑन ओनली एंड ओनली ऑन जो सिलेबस है उसी के ऊपर बेस्ड है। और जो भी हम आपको चीज़ें पढ़ाएंगे वो एग्ज़ाम के लिहाज से जो पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर ट्रेंड है उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो चाहे आपका यूपीएससी का हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो। क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जर्नी मैराथन होता है, बहुत लंबा हमें तय करना पड़ता है, लगभग 1 साल हमें लग जाता है इसमें। तो इस 1 साल में हमें क्या करना है, जो आपको डिफरेंट या फिर मल्टीपल जो सब्जेक्ट कवर करने होते हैं विद इन जीएस पेपर्स, तो वो हम आपको कवर करवाने की कोशिश करते हैं। और जो एनालिसिस रहेगा वो चाहे न्यूज़ का हो या फिर हमारे क्लासरूम का एनालिसिस हो। क्लासरूम में हम चीज़ें बहुत ही बारीकी से बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं, और एनालिसिस में चीज़ों को डिटेल में हम नहीं करा पाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आर्टिकल लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट से रेलेवेंट रहता है। लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि हर आर्टिकल का आपका समरी क्या है और इसका एग्ज़ाम के साथ क्या रेलेवेंस रहेगा इसका एग्ज़ाम में, तो वो बताने की आपको कोशिश करते हैं, वो चाहे आपका प्री हो या मेंस हो। और ध्यान रखिएगा उसी फॉर्मेट में पूछा जाता है, क्योंकि आप अभी हम खुद का फॉर्मेट बनाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ज़्यादा एग्जैजुरेट करने से क्या है, एग्ज़ाम को क्लियर करने में दिक्कतें आती है। तो एग्जैजुरेट नहीं करना है। यूपीएससी हो या फिर डिफरेंट स्टेट पीसीएस हो, कमीशन खुद ही आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो पास्ट ईयर के पेपर को किस तरीके से सेट किया है, क्या ट्रेंड रहा है, तो उसको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आपके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो आपका क्लेम करते हैं उसको पकड़ना ज़रूरी है। ओके, पास्ट ईयर पेपर देखिए, आप पुराने से पुराने पेपर उठा के आप नए तक आ जाइए। नॉलेज तो वही है, बाकी पूछने का पैटर्न आपको पता लग जाएगा, और बाकी हम जब आपको पढ़ाएंगे तो इससे चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी कि कैसे हमें आपका जो रोड मैप है वो तैयार करना होगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल, स्ट्रोक ऑफ जस्टिस। तो ऑलरेडी हम सभी को पता ही है कि भारत की जो आपकी आर्मी है और एयर फोर्स ने कंबाइंडली जो आपके टेरर कैंप्स थे 9 प्लेसेस में, उनको मिसाइल से अटैक किया है और उसको नस्तो नाबूद किया है, ताकि कोई भी जो टेररिज्म की एक्टिविटी है वो फर्दर ना हो पाए। और जो हमारे साथ इनजस्टिस किया बाय दिस क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट बाय किलिंग 25 इंडियन सिटीजन एंड 1 नेपाली सिटीजन फ्रॉम नेपाल, तो उस इनजस्टिस का करारा जवाब देने के लिए हमारे फोर्सेस ने लगभग पिछले 15 दिनों में इंटेलिजेंस गैदर किया, ताकि हम प्रिसीजन टारगेट कर सके। क्योंकि हम पाकिस्तान जैसे नहीं हैं, हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं, और ना ही हमने ये एस्केलेटरी मेजर लिया है। हमने सिर्फ जो आपके कल्प्रिट है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ हमारे साथ, जो बारबेरिक टेररिस्ट अटैक हुआ, उस जो जिस कैंप से ये सभी चीज़ें ऑपरेट हो रही थी, उन सभी कैंप को निस्तो नाबूद किया है। तो जिसको पाकिस्तान को करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया। क्यों करेगा पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान खुद ही ब्रीडर ऑफ टेररिज्म है। उन्होंने ही इनको शेल्टर दी है, ताकि वो जो कन्वेंशनल वार है, जो बॉर्डर में जो वार है, उसमें तो वो हमसे लड़ नहीं सकते हैं। 65 में हो, 71 में हो या फिर 1999 में हो, तीनों में वो हारे हैं। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि इंडिया का जो प्रोग्रेस है, इंडिया में जो पीस है, जो प्रोस्पैरिटी है, जो यूनिटी है, जो इंटीग्रिटी है, उसको तोड़ने के लिए इस तरह के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इस्तेमाल करती आई है, प्रॉक्सी वारफेयर का इस्तेमाल करती आई है। फोर्स की जगह में टेररिस्ट को प्रॉक्सी की तरह वो इस्तेमाल करती है। तो इसका भी हमने करारा जवाब दिया है,
और हमने ये जो ध्यान रखिएगा, जो आपका हमने उनके ऊपर स्ट्राइक किया है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके ऊपर या फिर जो बेस है उनके ऊपर, तो ये नॉन एस्केलेटरी है। ये गवर्नमेंट ने खुद पीआईबी में मेंशन किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में, कि हमने नॉन एस्केलेटरी मेजर लिया है। ना ही हमने सिविलियंस को हार्म किया है और ना ही जो आपकी आर्मी फैसिलिटी है पाकिस्तान की, उस पर अटैक किया है। तो इसीलिए ये नॉन एस्केलेटरी अटैक था। इसके बाद अगर अभी पाकिस्तान एस्केलेट करता है तो इंडिया उसका जवाब देने के लिए रेडी है। तो इसीलिए ये आर्टिकल में लिखा गया है कि इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एस्केलेटरी एक्शन बाय पाकिस्तान। तो चांसेस है कि एस्केलेट कर सकता है पाकिस्तान, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि मॉक ड्रिल्स भी चल रहा है फॉर सिविल डिफेंस। तो अगर नियर फ्यूचर में कोई अटैक हो बाय पाकिस्तान तो हम अपने सिविलियंस को प्रोटेक्ट कर सके, एज वेल एज हमारे बॉर्डर में भी हम लड़ सके विथ पाकिस्तान। तो उसके लिए इंडिया रेडी है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं बाकी चीज़ें। तो जैसे कि ये तो सबसे अच्छा खबर है और हॉट न्यूज़ भी बना हुआ है, तो सभी को पता ही है कि आपके 24 प्रिसीजन स्ट्राइक किए गए हैं, 24 स्ट्राइक ऑन 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी। कौन से टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर किया है? लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिदीन अक्रॉस पाकिस्तान एंड पीओके, जो हमारा रीजन है जिसको ऑक्यूपाई करके रखा है बाई पाकिस्तान, पीओके रीजन। तो उस बॉर्डरिंग रीजन में जो भी बेस थे इन तीनों टेररिस्ट ग्रुप के, उनको टारगेट किया, एज वेल एज पाकिस्तान के जो पंजाब प्रोविंस है। एक पंजाब तो हमारे पास है, जो हमारा पंजाब है, और जब बंटवारा हुआ था तो एक थोड़ा सा पंजाब पाकिस्तान के पास भी गया था, तो वो पाकिस्तान हो गया, वो पंजाब हो गया आपका पाकिस्तान का एक प्रोविंस। तो उसमें भी अटैक किया है। तो इससे पता चलता है कि आपके जो पाकिस्तान के 9 जगह में टेररिस्ट के हब है, तो ये बिना गवर्नमेंट के बैकिंग के कैसे बना, वो भी बॉर्डर एरिया में। तो इसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा सपोर्ट है इन तीनों ही ग्रुप को। तो इसी को कहा जाता है क्या, आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। मतलब पाकिस्तान का जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया के लिए, जो प्रिंसिपल है, उसमें टेररिज्म उनका आपका निहित है। टेररिज्म अपनाती है वो भारत के अगेंस्ट, जो किसी स्टेट को नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये अनएथिकल भी है। लेकिन पाकिस्तान को क्या समझ में आता है ये सभी चीज़ें, तो उन्होंने जो आपका रुख अपनाया है उसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है इन सभी चीज़ों में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ट्रिगर क्या था इसका पॉइंट, जो हमने 24 प्रिसीजन स्ट्राइक किए आफ्टर गैदरिंग इंटेलिजेंस इन लास्ट 15 डेज, क्योंकि 22 में उन्होंने जो टेरर अटैक किया था पहलगाम में, जिसमें 26 सिविलियंस की डेथ हो गई थी। ओके, तो उसमें अभी क्या क्या वेपन इस्तेमाल किया गया है वो सभी चीज़ें मेंशन की है। तो स्कल्प मिसाइल और हमार बॉम्ब्स यूज़ किए हैं। ओके, तो इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों ही थी, ध्यान रखिएगा। इसके साथ बाकी और इसमें देखने की क्या चीज़ें हो सकती है, तो ये जो मैंने अभी इस्तेमाल किया, तो ये वर्ड आ सकता है एग्जाम में कि कैसे जो स्टेट एक्टर है, स्टेट एक्टर मतलब जो गवर्नमेंट है या मिलिट्री है, वो कैसे क्या करती है, प्रॉक्सी वारफेयर करती है बाय यूजिंग नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर मीन्स टेररिस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये मुंह तोड़ जवाब है उनके प्रॉक्सी वारफेयर टेक्निक का। ओके, तो ये आप पार्टीशन के बाद से ही, तो पार्टीशन के बाद देखा ना कि आपने 1947 में जम्मू कश्मीर में उन्होंने कुछ जो बॉर्डर रीजन के जो पॉपुलेशन थे, उनको हाथ में बंदूक थमा दी, ताकि वो क्या कर सके, जम्मू कश्मीर में एंट्री करके ऑक्यूपाई कर सके। और ऑक्यूपाई कर भी लिया पीओके रीजन को उसी समय 47-48 में। तो तभी से वो क्या कर रही है, प्रॉक्सी वारफेयर का टेक्निक जो है उसको इस्तेमाल कर रही है अगेंस्ट इंडिया। ओके, और जो आपका हमारे देश में जो कम्युनल हार्मोनी है उसको भी बिगाड़ने के लिए अभी जो आपने पहलगाम में अटैक देखा, ये रिलीजियस टारगेटिंग था। क्यों रिलीजियस टारगेटिंग था? ताकि जो देश का सेक्युलर फैब्रिक है उसको तोड़ा जा सके, ताकि कम्युनलिज्म को देश के अंदर ब्रीड करवा के यूनिटी को तोड़ा जा सके। क्योंकि देश
एक देश कब वीक हो जाता है? जब उसके देश की अंदर की यूनिटी खराब हो जाती है। तो इसीलिए उन्होंने ये आपका टारगेटेड अटैक किया था ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन इन पहलगाम अटैक बाय देयर प्रॉक्सीज। ओके, तो ये सभी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, टेररिज्म, प्रॉक्सी वारफेयर कैसे, मतलब एक एसिमेट्रिक वारफेयर है। तो अभी टेररिज्म, अभी बॉर्डर में युद्ध होता है तो सीधा सीधा दो फोर्स से लड़ सकती है, लेकिन अभी छुप के वार करेंगे तो उसमें क्या होता है, दिक्कतें आती है। ये सभी चीज़ें हमें मेंशन करनी होंगी। और आप देख सकते हैं 1999 के बाद पाकिस्तान को पता लग गया कि भारत के साथ युद्ध करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, आपका ये प्रॉक्सी वारफेयर टेक्निक अपनाया। और इसके पीछे और भी स्टोरी है, मैं आपको आज बताने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं, और भी टॉपिक लिए गए हैं, तो इसका मैंने आपको समरी बताया है। बाकी एग्ज़ाम के रेलेवेंस, आप जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन हैं देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो व्हाट रोल कैन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस प्ले इन कंट्रोलिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? तो कल का जो एनालिसिस था सुबह किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो टेररिज्म है उसको लेके डेफिनेशन ही अभी तक बना नहीं है, कि आपका गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म के हिसाब से क्या है, देश एक कंसेंसस नहीं बना पा रही है। तो टेररिज्म इज टेररिज्म, तो ये वायलेंस करता है, सिविलियन का पॉपुलेशन को हार्म करता है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जो दिक्कतें दिखा रही है इंटरनेशनल बॉडीज, उस उनको एक कंसेंसस में आना चाहिए। क्योंकि आज टेररिज्म ऐसा नहीं है कि आज टेररिज्म सिर्फ एक देश में फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म फैला हुआ है। और जो आपके पावरफुल नेशन थी लाइक यूएसए, लगता था कि यूएसए का जो शील्ड है उसको नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन 2001 में अब देख सकते हैं 9/11 अटैक हो गया था। तो इसीलिए सभी देशों को क्या करना है, यूनाइटेडली आना है, यूनाइटेड होना है और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी है। सभी को यूनाइटेडली फाइट करना है अगेंस्ट द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, अगेंस्ट द मीनेंस ऑफ टेररिज्म। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पाकिस्तान कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ टेरर नेटवर्क। तो अभी ये जो आर्टिकल देखा, इसी का ये आपका कंटिन्यूएशन है। तो अभी एक चीज़ तो हमारे देश ने साबित कर दी, टेररिस्ट जो अभी आपके बेस है उसमें अटैक करके, कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ टेरर नेटवर्क बना रहा है। जैसे 3 टेरर ग्रुप का जो आपका बेस है उसको ख़त्म किया है। तो इससे पता चलता है कि आपका अभी जो मैंने बताया कि एक देश का सपोर्ट के बगैर कैसे बन सकता है इतने ज़्यादा ग्रुप, वो भी बॉर्डर एरिया में जहाँ पे फोर्सेस तैनात रहती है पाकिस्तान साइड में। तो इसमें पाकिस्तान का पूरा पूरा सपोर्ट है टेररिस्ट को। और इसीलिए पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में भी जा चुका है FATF का, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। क्योंकि टेररिस्ट को सर्वाइव करने के लिए फंडिंग की नेटवर्क की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए नेटवर्क की ज़रूरत होती है। तो ये इवन ये जो पाकिस्तान का ISI है, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, उनकी जो मिलिट्री है, उसका जो सिविलियन गवर्नमेंट है, ये सभी इसमें जुड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान जो आपका इकोनॉमिकली क्रम्बल हो रहा है, जिनके पास अभी सोवरेन डिफ़ॉल्ट का माहौल चल रहा है, तो ऐसे देश को अपने इकोनॉमी में अपने आवाम के डेवलपमेंट के लिए सोचना चाहिए, ना कि दूसरे देशों की जो पीस है, ट्रांक्विलिटी है, उसको वॉयलेट करना चाहिए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को इससे सबक लेनी चाहिए कि अगर वार करते रहेंगे, प्रॉक्सी वार करते रहेंगे, तो लॉस उनका है, हमारा नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि जो पाकिस्तान है वो उसका देश के अंदर लेजिटिमेसी खो देगा। तो लेजिटिमेसी खो रहा है ऑलरेडी, खो देगा नहीं, खो ऑलरेडी खो रहा है। तो उनकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो उन्हीं के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, मिलिट्री के अगेंस्ट है। कुछ दिन पहले तो मिलिट्री जो आपकी हेडक्वार्टर है उसके बाहर भी प्रोटेस्ट हुआ है। तो इससे पता चलता है कि जो आपकी सिविलियंस है इन पाकिस्तान अगेंस्ट दी गवर्नमेंट है, वो चाहे मिलिट्री हो या फिर सिविलियन गवर्नमेंट हो। तो इसीलिए वो कभी ध्यान भटकाने के लिए भी क्या करती है, देश के अंदर, एक पाकिस्तान के अंदर यूनिटी लाने के लिए इंडिया के ऊपर अटैक कर देती है। तो उनके पास इससे अच्छा और कोई उपाय नहीं है।
तो इसीलिए अभी पाकिस्तान में करना क्या है, सिविलियंस का राइट्स को पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है, ना कि हमारे ऊपर आंख देनी है। ओके, तो बाकी चीज़ें आप इसमें देखेंगे तो पता चलेगा। ओके, इसमें ये थोड़ी समझने वाली बात है। ओके, तो ये जो पाकिस्तान आपके, हमने तो देखा कि 1947 में भी ये प्रॉक्सी वारफेयर का इस्तेमाल करता था, लेकिन 1979 के बाद, लगभग 1990 के बाद ये ज़्यादा बढ़ा। इसका रीज़न क्या है, ध्यान रखिएगा। 1945 से लेके 1991 के बाद यूएस और यूएसएसआर दोनों के बीच कोल्ड वार चल रहा था। तो यूएसए चाहता था कि कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी फैले दुनिया में, यूएसएसआर चाहता था कि आप उनका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैले। तो इसीलिए वो वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन में अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी। उसी के चलते क्या है, आप वियतनाम वॉर देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का डिवीजन देख सकते हैं, और एक देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान में इन्वेड किया बाय सोवियत यूनियन। इसके इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाया कौन, यूएसए। तो अभी यूएसए सीधा लड़ नहीं सकता था सोवियत से, इसीलिए अफगानिस्तान में क्या किया, आईएसआई जो पाकिस्तान का इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ग्रुप है, इसकी मदद से, और जो यूएसए का सीआईए है इंटेलिजेंस एजेंसी, ये दोनों मिलके क्या किया, आपके अफगानिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर को बढ़ावा दिया, टेररिज्म को बढ़ावा दिया। उस टेररिज्म के बढ़ावे की वजह से क्या हुआ, सोवियत इतना बड़ा देश जो है, इतना पावरफुल देश, अफगान से उनको निकलना पड़ा, क्योंकि आपका एसिमेट्रिक वारफेयर हो गया, हर कहीं से आके अटैक कर देना, हर आपके जो डिफरेंट ग्रुप क्रिएट करके बंदूक थमा देना। तो इससे क्या हुआ, इसमें यूएसए को सफलता तो प्राप्त हुई, सोवियत आपका निकल के चला गया अफगानिस्तान से, और 1991 में सोवियत कोलैप्स भी हो गया। उसके बाद आपका क्या हुआ, अभी यूएसए जब सफल रही सोवियत को बाहर निकालने में फ्रॉम अफगानिस्तान, तो अभी अफगानिस्तान में जो डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप थे, अभी वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए ना, वो करेंगे क्या। तब क्या किया, जो आपकी आईएसआई है पाकिस्तान की, उसके मन में ये प्लान आया कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसको चैनलाइज कर देना चाहिए टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर रीजन में ये क्या करेंगे, प्रॉक्सी वारफेयर करेंगे। अगर सोवियत जैसा देश टूट सकता है बिकॉज ऑफ प्रॉक्सी वारफेयर, तो इंडिया तो उस समय बहुत वीक था कंपेयर टू सोवियत, आज के समय पे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो हमारे तरफ क्या किया, चैनलाइज कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि 1990s के बाद जम्मू कश्मीर में टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी, फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज़ गतिविधि बढ़ने लगी। इसका पीछे का रीज़न क्या है, ये है जो ये आईएसआई का प्लान था, कि अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट आपके रह गए हैं, उन्हीं ग्रुप को चैनलाइज कर दो, किधर, कश्मीर के तरफ, और इंडिया का जो पीस है, प्रोग्रेस है, यूनिटी है, ट्रैंक्विलिटी है, उसको वॉयलेट करो। और तभी से आप देख सकते हैं कि बहुत समय उन्होंने अटैक किया है। तो पहले तो हम एक डिप्लोमेटिक लेवल पे टॉक करना चाहते थे कि कुछ प्रॉब्लम है तो आओ भाई नेगोशिएट करो, लड़ो मत, झगड़ो मत, लेकिन अभी और टाइम चला गया है वो। ओके, तो अभी इंडिया डिप्लोमेटिकली डू नॉट वांट टू एंगेज विथ पाकिस्तान, तो गोला बारूद का जो उनको भाषा समझ में आती है, वही भाषा से अभी समझाने की कोशिश की जा रही है हमारे तरफ से। तो जारी रहेगा अगर पाकिस्तान जारी रखता है तो। हम पीसफुल नेशन है, हम पहले अटैक नहीं करते हैं, हमारा सिविलाइजेशन हमें ये अलाउ नहीं करता है। हम वासुदेव कुटुंबकम जो हमारा फिलोसफी है, उसको हम विश्वास करते हैं कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, सब हमारी परिवार की तरह है। लेकिन अगर कोई परिवार नहीं मानता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की कि कैसे ये चीज़ें हमारे तरफ मुड़ गई 1979 के बाद। ओके, तो उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि 2001 के बाद यूएसए का भी रुख मुड़ गया। ओके, क्योंकि यूएसए ने देखा कि उन्होंने जो आपका टेरर का पॉलिसी अपनाया था, प्रॉक्सी वारफेयर का पॉलिसी अगेंस्ट सोवियत, उन्हीं के ऊपर आ गिरा। तो बोलते हैं ना, जिस सांप को दूध पिला रहे हो वो तुम्हें एक दिन काटेगा, तो यूएसए को काटा,
कितने में? 2001 में 9/11 अटैक, जो वर्ल्ड ट्रेड आपके सेंटर में अटैक हुआ था। ओके, 3 जगह में अटैक था टोटल। तो आपके उसके बाद यूएसए का रुख बदला और यूएसए का रिलेशन इंडिया से अच्छा हो गया और उसी के बाद यूएसए ने क्या किया? ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अपनाया कि टेररिज्म को अफगानिस्तान से ख़त्म करना है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में लगभग 2021 तक यूएसए की मिलिट्री रही और उसके बाद छोड़ के गई। फिर तालिबान आ गया। तो तालिबान के साथ सीधा सीधा इंडिया का रिलेशन ख़राब नहीं है। हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तालिबान के गवर्नमेंट को अफगानिस्तान के, लेकिन हमारा रिलेशन अनऑफिशियली ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन अनऑफिशियली ख़राब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकी जो ग्रुप है, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये ग्रुप को चैनलाइज कर रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। ओके, तो इसी का अभी हमने रिसेंट में जो आपका अटैक देखा बाई, तो वो पाकिस्तान बेस्ड ही था, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ही था। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, एज अ सिटीज़न ऑल्सो एंड एज अ एस्पिरेंट ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो पहलगाम अटैक के बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक किया था 2019 में, जब आपके पुलवामा अटैक किया था बाई पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट। ओके, तो ये सभी अटैक, काउंटर अटैक इसमें मेंशन की गई है। नेक्स्ट इसमें फिर से अगेन पाकिस्तान का ही एक मेंशन इसमें दिया गया है। तो जब भारत अनडिवाइडेड था बिफोर पार्टीशन, तब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था और जब हम फ्रीडम को अचीव करने वाले थे, तभी क्या किया? आपके फ्रीडम अचीव करने वाले थे उसी समय 47 में हमने आज़ादी पाई और 40 में मुस्लिम लीग के जो लीडर है मोहम्मद अली जिन्ना, जो रह चुके हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने टू नेशन थ्योरी प्रोपाउंड किया कि मुस्लिम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए देश, अलग देश होना चाहिए। और उसी बेसिस पे क्या है, वेस्ट पाकिस्तान बना 1947 में, ईस्ट पाकिस्तान बना इधर। एक ही पाकिस्तान था लेकिन इसकी दो टेरिटोरी में थी, क्योंकि आपके इसको धर्म के बेसिस में बनाया गया था। तो मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज़्यादा इस रीजन में और इस रीजन में थे, तो इसीलिए दो पाकिस्तान बन गया। देश एक ही था, इसका टेरिटोरी दो था, वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव बनाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, उसका नैरेटिव आप देख सकते हैं फेल्ड हो गया 1971 में। क्योंकि अगर मुस्लिम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए ही पाकिस्तान अगर बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान क्यों डिससेटिस्फाई हो गया वेस्ट पाकिस्तान से? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ने डोमिनेट किया ईस्ट पाकिस्तान को। धर्म एक है, कल्चर एक नहीं है। ओके, ध्यान रखिएगा। और धर्म से भी बड़ी फोर्स एक हो जाती है कल्चर। कल्चर यूनाइट करता है लोगों को जिस तरह से धर्म करता है। तो इधर धर्म तो सेम था लेकिन कल्चर अलग था, और इस वजह से क्या है, वेस्ट पाकिस्तान वाले डोमिनेट करते थे, सेकंड ग्रेट सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। तो बाद में जब आपका यहाँ पे आपका जो भी अंडर डेवलपमेंट था और जो भी आपकी ऑटोनॉमी नहीं थी, उसकी वजह से क्या हुआ, आपका बांग्लादेश लिबरेशन वार हुआ और वार के बाद ये क्या बना, बांग्लादेश। तो इससे पाकिस्तान जो क्लेम करते रहता है कि वो मुस्लिम के हित के लिए है, ये इधर रिफ्यूट हो गए। और आज भी उनके अपने देश के अंदर ये चीज़ें रिफ्यूट हो रही है। इस मैप से आप समझिएगा कि उनके जो प्रोविंसेस है, उसमें जो बलूचिस्तान रीजन है, इसमें जो बलूची ट्राइबल पॉपुलेशन है, इनका डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ। आपका जो खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, इस रीजन में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जबकि इधर क्या है, आपके पाकिस्तान के सिटीजन ही रहते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन ही रहती है। तो इन्होंने अब क्या किया है, जो आपके बलूचिस्तान में जो ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है, आपका आर्म स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपने जिस बेसिस पे, जिस आइडियोलॉजी पे देश को बनाया, ओके, उसी को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और उन लोगों को चाहिए क्या, जम्मू कश्मीर। ऑलरेडी तो एक टुकड़ा उन्होंने एक्वायर कर लिया है। ध्यान रखिएगा, ये टुकड़ा अभी भी हमारा है, हम इसको अभी भी हमारा ही मानते हैं और हमारा ही है, और इन फ्यूचर इसको भी भारत के साथ
इंटीग्रेट किया जाना है, ये हमारा एक गोल है, ठीक है। तो इसीलिए हमने मैप में भी अभी ये हमारे पास ही है, फिजिकली हमारे पास नहीं है लेकिन ऑफिशियली ये हमारे पास ही है। तो अभी इतने बड़े बड़े रीजन जो है उनको जो मिले हैं वही संभाल नहीं पा रहा है, तो उनको और एक टुकड़ा चाहिए क्यों? तो उनका जो आइडियोलॉजी है, जो नैरेटिव वर्ल्ड में क्रिएट करके रखा है, वो खुद ही दिन ब दिन रेफ्यूट होते जा रहा है। आइडियोलॉजिकल फेलियर देखी गई है पाकिस्तान में, आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन है इधर। अभी पाकिस्तान के फोर्स के ऊपर बलूची जो आपके लिबरेशन ग्रुप है वो फाइट करते रहते हैं। ओके, तो जो देश है, जिसको देश मिला एक आपका आफ्टर दिस टू नेशन थ्योरी, तो इसको चलाओ ना। अपने देश को चला नहीं पाते हो, दूसरे देश के लोगों को मारते हो। ओके, तो इसका जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, रिफ्यूट हो गया है इधर, टू नेशन थ्योरी जो है रिफ्यूट हो गया है। ओके, और हमारा जो थ्योरी है यूनिटी इंटीग्रिटी का, वो मल्टीकल्चरलिज्म का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, वो दिन ब दिन और स्ट्रांग होते जा रहा है। और हम ग्रेट सिविलाइजेशन थे स्टार्टिंग फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हम अभी भी अपने ग्रेटनेस को बरकरार रखे हुए हैं। हमारा कल्चर, हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो फिलोसॉफी है, वो कभी ब्लड शेड को सपोर्ट नहीं करता है। हम यूनिटी इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करते हैं, और वो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, हम वर्ल्ड वाइड सपोर्ट करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, समझे ना। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहेंगी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इवन इंटरव्यू में भी आपको इस तरह की क्वेश्चंस पूछी जा सकती है, तो आप अच्छी तरीके से आंसर कर पाएंगे। बाकी ध्यान रखिएगा 1971 का जो वार है, ओके, देन आपका ये जो टू नेशन थ्योरी है प्रोपाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना ऑफ मुस्लिम लीग, फिर मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ, फिर कैसे कम्युनलिज्म का सर्ज हुआ इंडिया में अंडर मॉर्ले, मिंटो रिफॉर्म, ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेंगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, ओके, तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इशू है उसको हमने इन 3-4 आर्टिकल में कवर करने की कोशिश की। 3-4 आर्टिकल पढ़ेंगे, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी एज अ सिटीजन एज वेल एज अ एस्पिरेंट, एज अ पोटेंशियल ऑफिसर ऑफ दिस नेशन। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, द रोड टू रेगुलेटरी रिफॉर्म। तो अभी इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारा इकोनॉमी में सबसे एक बड़ा अगर रोड ब्लॉक हम देखें तो वो क्या है, ओवर रेगुलेशन, ओवर रेड टेपिज्म। तो इसके बारे में जो हाल ही का इकोनॉमिक सर्वे है उसने भी मेंशन किया है कि डीरेगुलेशन करना ज़रूरी है। अगर डीरेगुलेशन नहीं होता है तो हम जो हमारा ग्रोथ चाहिए हमें मोर देन 8%, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ या फिर जो बिकॉज ऑफ डिफरेंट लॉज जो क्या करते हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक की तरह काम करते हैं इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे एमएसएमई का डेवलपमेंट में हो, स्टार्टअप का डेवलपमेंट में हो, बड़ी इंडस्ट्री डेवलपमेंट में हो। ओके, तो बहुत ज़्यादा रेगुलेशन है, तो उस रेगुलेशन को ईज़ करना पड़ेगा और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सके, हमारे देश में कोई भी बिजनेसमैन कुछ भी बिजनेस करना चाहे, ओके, जो लीगल हो, तो वो सहूलियत के साथ कर सके, उसमें ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हैरेसमेंट ना हो, रेड टेपिज्म ना हो, रेगुलेटरी हर्डल्स ना हो। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी रेगुलेटरी हर्डल्स किस में देखा जाता है, स्पेशली आप देखें लैंड में देखा जाता है, कैपिटल में देखा जाता है, फिर डिफरेंट तरह के जो परमिशंस चाहिए उसमें देखा जाता है। तो उन चीज़ों को रिफॉर्म करना होगा, और रिफॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, एक तो आपका जो जन विश्वास बिल गवर्नमेंट ऑलरेडी लेके आई है, और अभी जन विश्वास बिल 2 भी आपका ऑनगोइंग है। तो इसके तहत क्या किया जा रहा है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है उनको डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है, कि छोटे छोटे ऑफेंस जब होते हैं तो उसमें आपका क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाता है उसको। ओके, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंस का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, जबकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होना चाहिए। तो वो सभी चीज़ें रिफॉर्म करनी होंगी, ई गवर्नेंस लाना होगा, ताकि जो परमिशन है, ओके, वो सभी चीज़ें या फिर जो आपके एप्लीकेशन डालनी है ये सभी ऑनलाइन हो सके, और कोई आपका क्या है, फेसलेस ट्रांजैक्शन हो, फेस ही नहीं ना देखना पड़े रेगुलेटरी बॉडीज़ का। तो उससे क्या है, हम सहूलियत हमें आएंगी।
और देश विकसित होगा और हम विकसित भारत बन पाएंगे बाय 2047। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म लिए थे, डीरेगुलेशन किया था। तो वो हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म था। तो अभी हमें रिसेंटली वैसा ही रिफॉर्म चाहिए, स्पेशली रेगुलेशन को कम करना चाहिए। इसमें मेंशन ही किया है जो अभी मैंने बोला, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी चीज़ों में स्किल डेवलपमेंट। ओके, इसमें सहूलियत लानी होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल, री इमेजिंग एक्सेस टू जस्टिस एंड रेक्टिफाइंग सिस्टमेटिक बैरियर। तो इसमें स्पेशली कि जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें अब अभी अगर देखें तो मैं हमेशा ही मेंशन करता हूँ, लगभग 5 करोड़ केस, 4.5 से 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और सबसे ज़्यादा केसेस पेंडिंग कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट या फिर लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, मोर देन 80%। 12% आपके पेंडिंग है हाई कोर्ट में, लगभग 1% से भी ज़्यादा पेंडिंग है इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें स्पेशली फोकस किया गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका क्या करना है कि रिफॉर्म लानी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले देखा जाता है। जो आपके डाउन ट्रोडन सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है या फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वो जस्टिस को एक्सेस ही नहीं कर पाते हैं और उनका जो विश्वास है जस्टिस सिस्टम से इरोड होता है। तो अभी गवर्नमेंट को क्या करना है, जस्टिस सिस्टम को एक्सेसिबल बनाना है, इजी बनाना है और जस्टिस को सर्व करना है इन अ टाइम बाउंड मैनर। क्योंकि जस्टिस अगर डिले होता है तो जस्टिस डिनाइड हो जाता है, और जस्टिस डिनाइड हो जाता है तो लोगों का जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन जैसे जुडिशरी के ऊपर जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है, जो एक डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ओके, जो आप देखते हैं ना कि हमारे देश में आपके इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम है। ओके, देन रेड कॉरिडोर में जो आपके नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, उसमें उसमें बहुत सारे आपके रीज़न हैं वो प्रॉब्लम होने का। उसमें एक रीज़न बैड गवर्नेंस भी है, जस्टिस समय पे सर्व ना करना भी एक रीज़न है बहुत सारे रीज़न के अंदर। तो इसीलिए क्या करना है, टाइम बाउंड मैनर पे जस्टिस सिस्टम को रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। इसमें जो भी आपके बैरियर्स है, सिस्टमेटिक बैरियर्स है, उनको हटाना ज़रूरी है। और इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी बात किया गया है कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही मिनिमल है। तो उसको बढ़ाना ज़रूरी है ताकि वुमेन के जो इश्यूज़ है उसमें बेटर जजमेंट दिया जा सके। क्योंकि हाल ही में आपने देखे कि कौन से हाई कोर्ट है मुझे ध्यान नहीं है, कोई 1 या 2 हाई कोर्ट में आपके जो चीज़ें कही गई वो बहुत ही पैट्रियार्कल नेचर की थी और डिस्टर्बिंग थी, जिसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया नेशन वाइड। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, जेंडर की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए जेंडर इंक्लूजन होना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। तो अभी यही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। और हाल ही में आप जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर देखा आपने, एलिगेशन लगा है करप्शन का। फिर आपके हाल ही में ये एकदम रिसेंट है, जस्टिस शेखर कुमार यादव, इनके स्पीच में कम्युनल चीज़ें झलकी है। तो ये चीज़ें क्या करती है, जो फेथ है इन रूल ऑफ लॉ, इन जस्टिस सिस्टम, उसको अंडरमाइन करती है। क्योंकि फाइनली हम जाते कहाँ हैं जस्टिस के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप तो जस्टिस नहीं देगा, उसको एनफोर्स करवाने के लिए जुडिशरी ही उसका रास्ता है। तो अगर जुडिशरी में लोगों का ट्रस्ट इरोड होता है तो ये देश के लिए सही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस के लिए सही नहीं है। तो ये सभी चीज़ें ठीक करनी ज़रूरी रहेंगी और क्वेश्चन फ्रेम होगा इसमें, पूरी चांसेस है। ओके, बाकी जो ये आर्टिकल है इनको ध्यान में रखिएगा। ओके, आर्टिकल 121 क्या कहता है, तो भी आर्टिकल 121 के तहत क्या है, पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकता है अगर जो आपके जुडिशरी में जो मिसकंडक्ट के जो केसेस आते हैं। ओके, तो ये कंटेम्प्ट माना जाता है। तो ये एक आपकी कहा जाए तो रेस्ट्रिक्शन है, जिससे डिबेट ही नहीं होगा जुडिशरी के रिगार्डिंग। तो अगर डिस्कस डिबेट, कंस्ट्रक्टिव डिबेट, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिवली, जस्टिफाइड तरीके से। देन जो आपका आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत जुडिशरी भी आती है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बहुत समय पे हर्डल्स क्रिएट होता है टू गेट द एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर जो आरटीआई का सेक्शन 4 है, आरटीआई एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कहता है कि हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो आरटीआई के दायरे में आती है
उनको सो मोटो डिस्क्लोजर करना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, लेकिन बहुत कम देखा जाता है। तो ये सभी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। ओके, बाकी जस्टिस डिले होने से आपका क्यों जस्टिस डिनाई होता है? बिकॉज ये आर्टिकल 21 को हार्म करता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को स्टेक पे लगा देता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी होंगी और प्री और मेंस में पूछा जा सकता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें हमने मेंशन किया है जुडिशरी रिलेटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल ओवररीच। तो आज जो दिन सुबह में एक आर्टिकल देखा था, उसमें जुडिशियल एक्टिविज्म एंड ओवररीच का कॉन्सेप्ट ही था। ओके, फिर द राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में वो चाहे आप पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करें थ्रू इंफॉर्मेशन, या फिर एग्जीक्यूटिव में, या फिर जुडिशरी में, बहुत ज़रूरी है फॉर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आरटीआई को और स्ट्रेंथन करना। एक्सेस टू जस्टिस अगर नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्सेस टू जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, येट इट रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम फॉर द मार्जिनलाइज्ड। तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस का आर्टिकल 21 से लिंक किया है किसको, जस्टिस को। ओके, तो जस्टिस डिले होता है, केस पेंडेंसी रहती है, और बहुत सारे लोग जो जेल में कैद हैं, लगभग 70% अंडर ट्रायल्स है। तो मतलब 30% ही क्रिमिनल है, 70% क्रिमिनल है या नहीं है अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। तो अगर कंफर्म ही नहीं हुआ है तो उसको जेल में रख रहे हैं, कल अगर पता चलता है कि वो क्रिमिनल था ही नहीं, इनोसेंट था, तो उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया। उसने 5 साल जेल में कटाए तो उसका राइट टू लाइफ लिबर्टी तो हार्म हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये सभी चीज़ें ऐसे सिंपल तरीके से आपको समझनी है। ओके, क्योंकि ऑफिसर बन के आपको बहुत बड़े बड़े तीर नहीं मारने हैं, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो पॉलिसीज़ बनी है उसको इम्प्लीमेंट करना है, डाउन ट्रोडन सेक्शन का हालत को सुधारना है, वेलफेयर करना है देश का। बस ये एक मोटो है हमारा। बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन बहुत एकदम आपको मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि हम कैसे चांद में पहुंचे। हम जो इस धरती पे जो एक टुकड़े माटी में रहते हैं, जिसको इंडिया नाम से जाना जाता है, उस इंडिया के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसी को इम्प्लीमेंट करना है एज अ ऑफिसर। बस उतना काम है हमारा, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन इंडिया यूएस एनर्जी फ्यूचर। तो इंडिया यूएस का एनर्जी फ्यूचर कैसा रह सकता है, उसके बारे में ये चीज़ें मेंशन की है। तो अभी हम क्या है, एनर्जी डेफिशिएंट नेशन है। पॉपुलेशन वर्ल्ड की हमारे देश में लगभग 18% है, और सबसे पॉपुलेटेड देश है हम। और हाँ, इस वजह से क्या है, आपका मॉडर्न डे में जो पावर का रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी बढ़ते जा रहा है, और डिफरेंट जो शॉर्ट ऑफ एनर्जी है उसका रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है। तो हम एनर्जी अचीव करने के लिए अब क्या कर सकते हैं कि हम कोल बर्न करके अचीव कर सकते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, जो हमारा पंचामृत स्ट्रैटेजी है जिसमें हमने टारगेट लिया है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 और टू बिकम अ नेट ज़ीरो बाय 2070। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी से ग्रीन फ्यूचर को देखना है, एनर्जी सिक्योर फ्यूचर को देखना है। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट आगे बढ़े हुए नेशन है लाइक यूएसए, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो अभी एनर्जी में इसमें दो चीज़ों की बात कही गई है। एक आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, आपका एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पाद कर सकते हैं। अभी सोलर भी है, विंड भी है, लेकिन सोलर और विंड क्या है, आपका उसके खुद के बैरियर है। बैरियर क्या है, सोलर में अभी बहुत सारा जगह चाहिए, लैंड एक्वायर करना भी एक मुश्किल वाली बात हो जाती है। फिर उसमें सनलाइट भी तो पड़ना पड़ेगा, हर जगह में तो नहीं बिठा सकते हैं। दूसरा, विंड मिल के लिए भी बहुत सारी मिट्टी चाहिए। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या है, एक छोटा सा एरिया में हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर लगा के। तो इसके लिए हम यूएस जैसे जो आगे बढ़े हुए देश है, जापान जैसे देश से कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। सेकेंडली, इसमें मेंशन किया गया है क्या, जो आपका क्रिटिकल मिनरल्स होता है, जो आज के समय पे आपके डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप करने के लिए, वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो या फिर ग्रीन एनर्जी के लिए आपके जो सोलर पैनल्स बनाने हो, उसमें डिफरेंट तरह के ओके इक्विपमेंट्स लगते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है क्रिटिकल मिनरल्स, लाइक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए लिथियम का जो बैटरी होता है,
जो लिथियम है, ये क्रिटिकल मिनरल है। तो इन जैसे जो क्रिटिकल मिनरल है, ये हमारे देश में बहुत ज़्यादा आपके अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो भी इसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है। तो इस वजह से हम जो क्रिटिकल मिनरल में जो देश आगे बढ़ रही है, अभी सबसे आगे तो चाइना है, लेकिन चाइना से हमारा रिलेशन उस लेवल पे बेटर नहीं है। तो यूएस जैसे देश से हम क्या कर सकते हैं, अच्छा पार्टनरशिप करके एनर्जी सिक्योर एक इंडिया बना सकते हैं और विकसित भारत बन सकते हैं। तो वही सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। अभी बताया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ओके, क्रिटिकल मिनरल में जो पार्टनरशिप है, तो ये चीज़ें आप देखिएगा। और इससे हम क्या है, चाइना को बाईपास कर सकते हैं, हमारा जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो घटा सकते हैं, क्योंकि चाइना भी क्या है, ट्रस्ट कर सकने वाला देश नहीं है। इसके साथ भी हमारे क्या है, बहुत सारे आपके इश्यूज है, बॉर्डर इश्यूज, वो चाहे आपके लद्दाख रीजन में हो या फिर अरुणाचल रीजन में हो। और चाइना की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को छोड़ के, जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो अगेंस्ट इंडिया ही रही है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, समय रहते ही अपना डेवलपमेंट को एंश्योर करना है और पावरफुल देश बनना है, नॉट टू डोमिनेट डिफरेंट नेशंस बट टू कोऑपरेट। और अगर कोई डोमिनेट करना चाहे तो उसके डोमिनेशन का जवाब देने के लिए रेडी रहना ज़रूरी है। ओके, इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है ये समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। आई होप आपको अच्छा लगा हो।